जय हिंद साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। हम गोता लगाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के सबसे विस्तृत, सबसे गहरे और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में। अध्याय 7, कृषि एवं संबंध सेवाएं। साथियों, ये अध्याय केवल आंकड़ों और तालिकाओं का एक संग्रह मात्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छत्तीसगढ़ की आत्मा है। ये यहाँ के लोगों के जीवन, उनकी आजीविका और इस पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की बुनियाद को समझने की एक कुंजी है। हमारी इस यात्रा में हमारा उद्देश्य सिर्फ आंकड़ों को पढ़ना या रटना नहीं होगा। हम उन आंकड़ों के पीछे छिपे हुए अर्थों को खोजेंगे। हम एक एक तथ्य के बीच के अंतर्संबंधों को स्थापित करेंगे और हम मिलकर ये विश्लेषण करेंगे कि ये संख्याएं हमें छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के बारे में क्या गहरे संकेत दे रही हैं। ये व्याख्यान विशेष रूप से उन सभी गंभीर अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति सीधी होने के साथ साथ अत्यंत विश्लेषणात्मक भी होती है। तो चलिए, अपनी पूरी एकाग्रता, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस ज्ञान यज्ञ में अपनी पहली आहुति डालते हैं। आज के हमारे इस विस्तृत व्याख्यान का एक स्पष्ट रोड मैप है, एक सुनियोजित मार्ग है जिस पर हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कृषि को छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, उसका बैकबोन क्यों कहा जाता है। हम इसके सामाजिक और आर्थिक दोनों ही आयामों की बहुत गहराई से पड़ताल करेंगे। इसके बाद हम राज्य की फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम का एक सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। हमें जानेंगे कि यहाँ क्या, कब और कितना उगाया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों कुछ विशेष फसलें ही यहाँ की कृषि पर इस कदर हावी हैं। हमारा तीसरा पड़ाव होगा उत्पादन के आधार, यानी वो कृषि इनपुट जिनके बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे कि बीज, खाद, और साथ ही हम टिकाऊ खेती के लिए जैविक पद्धतियों के महत्व को भी विस्तार से समझेंगे। और अंत में हम कृषि की जीवन रेखा, उसकी लाइफलाइन यानी सिंचाई व्यवस्था और राज्य गठन से लेकर अब तक उसकी प्रगति का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये चारों स्तंभ इस अध्याय की नींव है और हम इन्हें एक एक करके इतनी गहराई से समझेंगे कि आपकी वैचारिक स्पष्टता, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उच्चतम स्तर पर स्थापित हो सके। तो चलिए हमारे पहले और सबसे आधारभूत खंड से प्रारंभ करते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि। देखिए, किसी भी विशाल भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है ना। ठीक उसी प्रकार किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को अगर आपको सही मायने में समझना है तो सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि उसकी नींव किस पर टिकी है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो नींव निस्संदेह, निर्विवाद रूप से कृषि ही है। इस खंड में हम केवल ये कहेंगे नहीं, बल्कि हम आंकड़ों, तर्कों और विश्लेषण के माध्यम से स्थापित करेंगे कि क्यों कृषि आज भी सेवा और उद्योग क्षेत्र के इतने तीव्र विकास के बावजूद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली और सबसे व्यापक स्तंभ बना हुआ है। स्क्रीन पर दिख रहा ये आंकड़ा लगभग 70%। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक सच्चाई का महावाक्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 हमें बताता है कि राज्य की लगभग 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। चलिए इस आंकड़े को थोड़ा और खोलते हैं, इसकी परतों को समझते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम छत्तीसगढ़ में किन्हीं भी 10 लोगों से मिले तो उनमें से 7 लोगों का जीवन, उनका रोजगार, उनकी आय, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके घर का चूल्हा, सब कुछ सीधे सीधे खेती बाड़ी या उससे जुड़ी गतिविधियों जैसे कि कृषि मजदूरी या पशुपालन से जुड़ा हुआ है। ये विशाल आंकड़ा कृषि को केवल एक आर्थिक गतिविधि या अर्थव्यवस्था का एक सेक्टर नहीं रहने देता, बल्कि ये इसे छत्तीसगढ़ में जीवन जीने की पद्धति, अ वे ऑफ लाइफ बना देता है। आप सोचिए, जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, जब विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, तो उनके केंद्र में हमेशा इस 70% आबादी को रखना ही होता है, क्योंकि इनकी प्रगति ही राज्य की वास्तविक प्रगति है। इनकी जेब में पैसा आएगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, ये खुशहाल होंगे तो राज्य खुशहाल होगा। इसीलिए कृषि क्षेत्र में होने वाला कोई भी छोटा बड़ा बदलाव, चाहे वो मानसून का अच्छा या बुरा होना हो, किसी फसल का दाम बढ़ना या घटना हो, या सरकार की कोई नई योजना हो, वह सीधे तौर पर राज्य के एक विशाल आबादी के जीवन को प्रभावित करता है। यह आंकड़ा हमें कृषि के पैमाने और उसके महत्व का सही एहसास कराता है। अब हम इस 70% कृषि पर निर्भर आबादी की आंतरिक संरचना को और गहराई से देखते हैं, उसका एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। ये स्लाइड हमें एक और भी महत्वपूर्ण और सोबरिंग रियलिटी, एक गंभीर सच्चाई से परिचय कराती है। ये बताती है कि छत्तीसगढ़ के कुल कृषक परिवारों में से लगभग 80% लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका हर नीति निर्माता और प्रशासक को संज्ञान होना ही चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये लघु और सीमांत कृषक होते कौन हैं? सरकारी परिभाषा के अनुसार सीमांत कृषक वो है जिसके पास 1 हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 एकड़ से भी कम कृषि भूमि है।
और लघु कृषक स्मॉल फार्मर वो है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि है। तो अब आप कल्पना कीजिए, राज्य के 80% किसान यानी हर 5 में से 4 किसान बहुत ही छोटी छोटी जोतों पर, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या हैं? ये बहुत गहरे हैं। पहला, छोटी जोत के कारण इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ नहीं मिल पाता, यानी प्रति इकाई उत्पादन की लागत बढ़ जाती है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर बीज, खाद या कीटनाशक नहीं खरीद सकते। दूसरा, इन किसानों के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर या अन्य महंगी मशीनों में निवेश करना लगभग असंभव होता है, जिससे कृषि में श्रम की लागत अधिक बनी रहती है और उत्पादकता कम। तीसरा, बाजार में इनकी मोल भाव करने की क्षमता, इनकी बार्गेनिंग पावर लगभग शून्य होती है। ये प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस मेकर्स नहीं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, ये किसान मॉनसून की अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील, सबसे अधिक वल्नरेबल होते हैं। एक खराब मॉनसून या फसल की कीमत में अचानक आई गिरावट इन्हें सीधे गरीबी और कर्ज के उस दुष्चक्र में धकेल सकती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब सरकार कोई भी योजना बनाती है, चाहे वो सब्सिडी की हो, ऋण माफी की हो या किसी भी प्रकार की सहायता की हो, तो उसे इस 80% आबादी की विशेष जरूरतों और कमजोरियों को ध्यान में रखना ही पड़ता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि छत्तीसगढ़ में कृषि नीति का फोकस हमेशा बड़े फार्मर पर नहीं, बल्कि इन छोटे और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण पर क्यों केंद्रित रहना चाहिए। अब तक हमने कृषि के सामाजिक महत्व को समझा, ये देखा कि यह कितने लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। अब हम इसके शुद्ध आर्थिक योगदान को मापते हैं। ये स्लाइड आर्थिक सर्वेक्षण की तालिका 7.3 और उससे जुड़े ग्राफ को दिखा रही है, जो हमें राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में फसल क्षेत्र के हिस्से के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती है। यहाँ 2 तकनीकी शब्दों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहला है जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह एक वित्तीय वर्ष में राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सरल भाषा में कहें तो यह राज्य की कुल आय या अर्थव्यवस्था का आकार है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है स्थिर भाव यानी कांस्टेंट प्राइसेस, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। अब हम स्थिर भाव का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह हमें मुद्रास्फीति यानी महंगाई के प्रभाव को हटाकर उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि, रियल ग्रोथ को देखने में मदद करता है। यदि हम चालू भाव यानी करंट प्राइसेस पर गणना करें तो उत्पादन ना बढ़ने पर भी महंगाई के कारण जीएसडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है, जो एक भ्रामक तस्वीर पेश करेगी। इसलिए वास्तविक आर्थिक विकास को मापने के लिए हमेशा स्थिर भावों का ही प्रयोग किया जाता है। अब इस तालिका को ध्यान से देखिए। इसमें 2 पंक्तियां हैं। एक योगदान लाख रुपए में, जो हमें फसल क्षेत्र से होने वाली कुल आय का निरपेक्ष मूल्य एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है, और दूसरी हिस्सा प्रतिशत में, जो हमें कुल जीएसडीपी में फसल क्षेत्र की भागीदारी को प्रतिशत में दिखाती है। अगर हम 2019 से लेकर 2024-25 के अग्रिम अनुमान एडवांस एस्टीमेट तक के आंकड़ों को देखें तो हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रवृत्ति देखते हैं। फसल क्षेत्र का कुल योगदान यानी लाख रुपए में जो मूल्य है वो लगातार बढ़ रहा है। 2019-20 में यह 23,23,058 लाख रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 29,72,460 लाख रुपए हो गया है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि राज्य में कृषि उत्पादन का वास्तविक मूल्य महंगाई को हटाने के बाद भी लगातार बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा हो रहा है। लेकिन अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रतिशत हिस्सेदारी की कहानी कुछ और ही कहती है, जो एक बहुत ही रोचक विरोधाभास को जन्म देती है। ये बार चार्ट पिछली स्लाइड की तालिका से प्रतिशत वाले हिस्से को और भी स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से हमारे सामने रखता है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि जीएसडीपी में फसल क्षेत्र का हिस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक गिरावट की प्रवृत्ति, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दर्शा रहा है। वर्ष 2022-23 पी में यह 10.12% था। 2023-24 क्यू में यह घटकर 9.95% हुआ और 2024-25 ए के अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह और घटकर 9.67% रह जाने का अनुमान है। अब यहाँ एक तार्किक विरोधाभास जैसा लगता है ना? एक तरफ हम कह रहे हैं कि कृषि उत्पादन का निरपेक्ष मूल्य एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कुल अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कृषि क्षेत्र पिछड़ रहा है? नहीं, यह अर्थशास्त्र का एक क्लासिक सिद्धांत है जिसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, जो हर विकासशील अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। इसका वास्तविक कारण यह है कि अर्थव्यवस्था के अन्य 2 क्षेत्र यानी उद्योग, इंडस्ट्री और सेवा सर्विसेज क्षेत्र कृषि की तुलना में और भी तेज गति से और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरी अर्थव्यवस्था एक केक है
कृषि का टुकड़ा यानी फसल क्षेत्र आकार में लगातार बड़ा हो रहा है, उसका मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र के टुकड़े और भी ज्यादा तेजी से बड़े हो रहे हैं। इस वजह से जब हम पूरे केक को एक साथ देखते हैं तो उसमें कृषि के टुकड़े का सापेक्षिक प्रतिशत हिस्सा कम दिखने लगता है। यह वास्तव में एक स्वस्थ और विविधीकृत होती अर्थव्यवस्था का संकेत हो सकता है, जहां निर्भरता केवल एक क्षेत्र पर नहीं रह जाती। लेकिन, और यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो कृषि का टुकड़ा, जिसका प्रतिशत हिस्सा भले ही 10% से कम दिख रहा हो, आज भी राज्य की 70% आबादी का पेट भर रहा है और उन्हें रोजगार दे रहा है। अब तक की हमारी चर्चा और विश्लेषण के आधार पर यह एक उत्कृष्ट, एक परफेक्ट मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनता है। ये प्रश्न आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता का, आपकी समझ की गहराई का परीक्षण करता है। प्रश्न है, जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद ये आज भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ क्यों है? विस्तार से विश्लेषण कीजिए। देखिए, परीक्षक यहां आपसे सिर्फ आंकड़े नहीं पूछ रहा है, वो ये जानना चाहता है कि क्या आप केवल सतही आंकड़ों यानी प्रतिशत में गिरावट को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, या आप तस्वीर के बड़े और अधिक महत्वपूर्ण हिस्से को समझ पा रहे हैं। इसका उत्तर सिर्फ जीएसडीपी के आंकड़ों की एक पंक्ति में नहीं छिपा है, नहीं, इसका उत्तर उन सभी बिंदुओं में समाहित है जिनकी हमने अभी विस्तार से चर्चा की है। इसका उत्तर इस क्षेत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले बड़े पैमाने पर रोजगार में निहित है। इसका उत्तर राज्य की सामाजिक संरचना में निहित है, जहां 80% किसान छोटे और सीमांत हैं, और इसका उत्तर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी अपरिहार्य, इररिप्लेसेबल भूमिका में निहित है। चलिए, अगली स्लाइड में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर की एक व्यवस्थित रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसे आप अपनी परीक्षा में सीधे उपयोग कर सकते हैं। यदि मुख्य परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आप अपने उत्तर को इन 4 प्रमुख स्तंभों के आसपास संरचित कर सकते हैं, ताकि आपका उत्तर बहुत ही प्रभावशाली लगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, रोजगार का आधार, एम्प्लॉयमेंट बेस। आप बताएंगे कि जीएसडीपी में प्रतिशत हिस्सेदारी भले ही 10% से कम हो, लेकिन ये क्षेत्र राज्य की 70% आबादी को रोजगार और आजीविका प्रदान करता है, जो किसी भी अन्य क्षेत्र से कई कई गुना अधिक है। अर्थव्यवस्था का कोई भी अन्य क्षेत्र, चाहे वो उद्योग हो या सेवा, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को समाहित नहीं कर सकता। दूसरा बिंदु, जीएसडीपी में निरपेक्ष योगदान, एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन टू जीएसडीपी। प्रतिशत में गिरावट के बावजूद हमें निरपेक्ष आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फसल क्षेत्र का कुल योगदान 2024-25 के अनुमानों के अनुसार लगभग 29,72,000 लाख रुपए है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। यह राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में मांग, डिमांड पैदा करता है, जिससे बाकी अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। तीसरा बिंदु, सामाजिक संरचना और समावेशी विकास, सोशल स्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये क्षेत्र 80% लघु और सीमांत किसानों को समाहित करता है, जो समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद वर्गों में से हैं। अतः कृषि का विकास इन वर्गों का सीधा विकास है। यह समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी माध्यम है। और चौथा बिंदु, खाद्य सुरक्षा का आधार, फाउंडेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। छत्तीसगढ़ न केवल अपनी लगभग 3 करोड़ की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि सेंट्रल पूल में चावल का एक प्रमुख योगदानकर्ता बनकर पूरे देश की खाद्य सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन चारों बिंदुओं को जब आप विस्तार से उदाहरणों और आंकड़ों के साथ समझाएंगे, तो आप एक बहुत ही संतुलित, तार्किक और प्रभावशाली उत्तर लिख पाएंगे। तो अब जब हम ये अच्छी तरह से स्थापित कर चुके हैं कि कृषि छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए अब अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ क्या उगाया जाता है। इस खंड में हम छत्तीसगढ़ की फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि खरीफ और रबी के मौसम में कौन सी फसलें प्रमुख हैं, उनके उत्पादन के आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं, और इन आंकड़ों से हम राज्य की कृषि की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में क्या गहरे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह खंड हमें धान का कटोरा टैग के पीछे की सांख्यिकी सच्चाई से पूरी तरह अवगत कराएगा। ये स्लाइड आर्थिक सर्वेक्षण की तालिका 7.1 को दिखाती है, जो हमारे इस पूरे खंड के विश्लेषण का आधार स्तंभ है, हमारा सोर्स कोड है। ये तालिका हमें राज्य की प्रमुख फसलों के उत्पादन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, और ये उत्पादन 1000 मीट्रिक टन की इकाई में दिया गया है। इसमें खरीफ और रबी दोनों ही कृषि मौसमों की फसलें शामिल हैं। पहली नज़र में ये तालिका बहुत सारे आंकड़ों के साथ थोड़ी जटिल और भारी लग सकती है, लेकिन आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम इस तालिका के हर महत्वपूर्ण हिस्से को तोड़कर, सरल बनाकर और प्रभावशाली विजुअल्स के माध्यम से समझेंगे, ताकि हर एक आंकड़ा आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाए और आप परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रवृत्तियों को आसानी से याद रख सकें। चलिए, सबसे पहले खरीफ की फसलों से शुरुआत करते हैं। इस डोनट चार्ट को देखिए।
ये खरीफ सीजन की पूरी कहानी को एक ही नज़र में बिना किसी शब्द के बयां कर देता है। खरीफ यानी मानसून की फसल, जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। 2024-25 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार खरीफ में अकेले धान का कुल उत्पादन 11,050.55 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अब इसकी तुलना में दूसरी सबसे बड़ी फसल मक्का के उत्पादन को देखिए, जो मात्र 814.39 हजार मीट्रिक टन है। यह अंतर कितना बड़ा है, कितना विशाल है। धान का उत्पादन मक्का से लगभग 13 गुना से भी ज्यादा है। बाकी सभी खरीफ फसलें जैसे अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब मिलकर भी धान के उत्पादन के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। ये चार्ट हमें पूरी स्पष्टता से दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल प्रणाली एक फसली यानी मोनोकल्चर है और लगभग पूरी तरह से धान केंद्रित है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये सिर्फ एक अलंकारिक उपाधि या कहावत नहीं है, ये एक कठोर सांख्यिकी सच्चाई है जो हमें इस चार्ट में साफ साफ दिखाई दे रही है। अब हम रबी सीजन की तस्वीर देखते हैं, यानी सर्दियों की फसल, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। ये चार्ट खरीफ की तुलना में थोड़ा अधिक विविध और संतुलित दिखता है। यहाँ कोई एक फसल पूरी तरह से हावी नहीं है। 2024-25 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार रबी में सबसे प्रमुख फसलें चना और गेहूं हैं, जिनका उत्पादन क्रमशः 464.64 और 458.46 हजार मीट्रिक टन अनुमानित है। ये दोनों दलहन और अनाज फसलें रबी सीजन का नेतृत्व करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक और ध्यान देने योग्य तथ्य पर गौर कीजिए। रबी में भी धान एक प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन 528 हजार मीट्रिक टन अनुमानित है। इसे स्थानीय भाषा में उन्हाड़ी या गर्मा धान कहते हैं। हालांकि यदि हम मूल तालिका 7.1 को और गहराई से देखें तो हम पाते हैं कि रबी धान के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 26% की एक बहुत बड़ी गिरावट का अनुमान है। ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है और ये संभवतः सरकार की फसल विविधीकरण या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने की नीतियों या गिरते भूजल स्तर के कारण पानी की उपलब्धता में कमी का परिणाम हो सकता है। रबी में अन्य महत्वपूर्ण फसलें तिवड़ा या लाखड़ी, सरसों और अलसी हैं। तो निष्कर्ष ये है कि रबी की तस्वीर खरीफ की तुलना में अधिक विविध है, लेकिन धान की उपस्थिति यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो राज्य की कृषि पर धान की गहरी और ऐतिहासिक पकड़ को दर्शाता है। प्रारंभिक परीक्षाओं में यानी प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे विशिष्ट और सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर सूक्ष्म पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह स्लाइड एक ऐसे ही उच्च संभावित हाई यील्ड प्रश्न को उजागर करती है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खरीफ 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, तो इसका उत्तर है उड़द। यदि हम तालिका 7.1 को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि उड़द का उत्पादन 2023 के 4.78 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2024 में 9.65 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि ठीक 102% की एक आश्चर्यजनक वृद्धि है, यानी उत्पादन दुगने से भी ज्यादा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसे आप अपनी नोटबुक में हाईलाइट करके या स्टार लगा के लिख लीजिए। अक्सर यही छोटे छोटे तथ्य होते हैं जो आपको परीक्षा में दूसरों से 1 या 2 नंबर की बढ़त दिलाते हैं और यही निर्णायक साबित होता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि उड़द 102%। अभी तक हमने आंकड़ों को देखा। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की कृषि धान पर कितनी अधिक, लगभग पूरी तरह से निर्भर है। अब हम आंकड़ों से आगे बढ़कर विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। यह मुख्य परीक्षा का एक बहुत ही संभावित और विचारोत्तेजक विषय है। धान का कटोरा होना छत्तीसगढ़ के लिए एक वरदान है या एक चुनौती? अबून और अबेन, ये एक सरल हाँ या ना का प्रश्न नहीं है। एक अच्छे विश्लेषक और भावी प्रशासक के तौर पर हमें इसके दोनों पक्षों पर निष्पक्षता से विचार करना होगा। हमें इसके सकारात्मक पहलुओं को भी समझना होगा और इसकी वजह से उत्पन्न होने वाली गंभीर पारिस्थितिक और आर्थिक चुनौतियों का भी मूल्यांकन करना होगा। चलिए, अगली स्लाइड में हम इस प्रश्न के दोनों पक्षों को एक संतुलित और संरचित तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय पर एक संतुलित और गहरा उत्तर लिखने के लिए हम इन बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले, सकारात्मक पक्ष या वरदान क्या है? पहला और सबसे स्पष्ट, ये राज्य और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ देश के सेंट्रल पूल में चावल का तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, धान के लिए एक बहुत ही मजबूत और स्थापित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकारी खरीद प्रणाली मौजूद है, जो किसानों को एक निश्चित और गारंटीड आय प्रदान करती है।
ये किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच है जो उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। अब इसके नकारात्मक पक्ष या चुनौतियों को देखते हैं जो अधिक गंभीर और चिंताजनक हैं। सबसे बड़ी चुनौती है मोनोकल्चर, यानी एक ही फसल पर अत्यधिक निर्भरता। इससे मिट्टी के कुछ विशेष पोषक तत्व तेजी से खत्म होते हैं, मिट्टी की उर्वरता कम होती है और कीटों तथा बीमारियों का प्रकोप बढ़ने का खतरा भी बना रहता है। दूसरी बड़ी चुनौती है भूजल स्तर पर दबाव। धान एक पानी की बहुत अधिक खपत वाली फसल है और वाटर गजलिंग क्रॉप। इसके लगातार उत्पादन से, विशेषकर रबी में गर्मा धान की खेती से, राज्य के कई क्षेत्रों में भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक गंभीर जल संकट का संकेत है। और तीसरी चुनौती है फसल विविधीकरण का अभाव। चूंकि धान में एमएसपी के माध्यम से निश्चित आय मिलती है, किसान अन्य महत्वपूर्ण फसलों जैसे दलहन और तिलहन को उगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते। इसका परिणाम ये होता है कि राज्य को दाल और खाद्य तेलों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है और किसानों की आय में भी विविधता नहीं आ पाती, वो केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि धान का कटोरा होना एक गौरव की बात है, लेकिन ये अपने साथ गंभीर पारिस्थितिक और आर्थिक चुनौतियां भी लेकर आता है, जिनका समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। हमने समझ लिया कि कृषि क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ क्या उगाया जाता है। अब हम अपने तीसरे खंड में यह समझेंगे कि यह उत्पादन होता कैसे है। किसी भी फसल का उत्पादन शून्य में नहीं होता। उसके लिए कुछ आधारभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम कृषि इनपुट या कृषि आदान कहते हैं। ये इनपुट ही उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा तय करते हैं। इस खंड में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण इनपुट पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, उन्नत बीज, जो किसी भी फसल की नींव है। दूसरा, रासायनिक एवं जैविक उर्वरक, जो पौधों को पोषण देते हैं। और तीसरा, जैविक खेती की पद्धतियां, जो कृषि को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस खंड में हमारी चर्चा इन 3 चरणों में ही आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम उन्नत और प्रमाणित बीजों की भूमिका और उनके उत्पादन वितरण के पूरी श्रृंखला को समझेंगे। इसके बाद हम रासायनिक उर्वरकों की खपत के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और यह देखेंगे कि उनके उपयोग में संतुलन है या एक खतरनाक असंतुलन, और इसके क्या परिणाम हैं। और अंत में हम रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अपनाए जा रहे एक महत्वपूर्ण वैश्विक विकल्प यानी जैविक खेती और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये स्लाइड आर्थिक सर्वेक्षण की तालिका 7.4 को दिखाती है, जो राज्य के बीज उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, और यह कृषि पर 100% लागू होती है। अच्छी और अधिक पैदावार के लिए अच्छा बीज पहली और अनिवार्य शर्त है। यहाँ 2 प्रकार के बीजों का उल्लेख है, आधार बीज फाउंडेशन सीड और प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड। चलिए इस प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिकों द्वारा ब्रीडर्स सीड तैयार किया जाता है, जो 100% शुद्ध होता है। इस ब्रीडर सीड से आधार बीज फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, जिसकी गुणवत्ता बहुत उच्च होती है। फिर इस आधार बीज से बड़े पैमाने पर प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है और अंत में यह प्रमाणित बीज किसानों को वितरण के लिए दिया जाता है। अब आंकड़ों को देखिए। प्रमाणित बीज वितरण का कुल लक्ष्य 2024-25 के लिए 11,81,065 क्विंटल रखा गया है, जो पिछले वर्ष के वास्तविक वितरण की तुलना में लगभग 1% कम है। इसमें खरीफ का हिस्सा लगभग 8,92,495 क्विंटल और रबी का 2,88,570 क्विंटल है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि सरकार किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित और विशाल कार्यक्रम चला रही है, ताकि फसल उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। बीज के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है उर्वरक, जो मिट्टी को वे पोषक तत्व प्रदान करता है जिनकी फसल को बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। ये बार चार्ट आर्थिक सर्वेक्षण की तालिका 7.5 के आधार पर 2024-25 के लिए अनुमानित उर्वरक खपत को दर्शाता है। ये आंकड़े 1000 मीट्रिक टन में है। पौधों को मुख्य रूप से 3 वृहद पोषक तत्वों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन N, फॉस्फेट P और पोटाश K। आप चार्ट में स्पष्ट रूप से एक खतरनाक असंतुलन देख सकते हैं। नाइट्रोजन की खपत 403.62, फॉस्फेट 218.00 और पोटाश 63.70 की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और टिकाऊ उत्पादन के लिए NPK का एक संतुलित अनुपात, जो आमतौर पर 4:2:1 माना जाता है, अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के इन आंकड़ों से अनुपात निकालें तो यह लगभग 6.3-3.41 आता है। ये स्पष्ट रूप से नाइट्रोजन के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग को इंगित करता है, जिसका मुख्य स्रोत यूरिया है।
यूरिया पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिक सब्सिडी के कारण किसान इसका अंधाधुंध और गैर वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करते हैं। इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर हैं। इससे न केवल मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है, उसकी अम्लता बढ़ती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, बल्कि यह भूजल को भी नाइट्रेट से प्रदूषित करता है और दीर्घकाल में फसल की उत्पादकता को भी कम कर देता है। ये उर्वरक असंतुलन मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है, जो हमारी कृषि में स्थिरता की चुनौती को दर्शाता है। उर्वरकों के असंतुलित उपयोग और रासायनिक कीटनाशकों के गंभीर दुष्प्रभावों ने हमें एक वैकल्पिक, सुरक्षित और टिकाऊ कृषि पद्धति के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, और वही है जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जैविक खेती का मूल उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अन्यायपूर्ण, अंधाधुंध उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करना है। इसका वृहद लक्ष्य मिट्टी के स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करना, हमारे जल स्रोतों और पर्यावरण की रक्षा करना और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को विषमुक्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह केवल एक खेती की तकनीक नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक दर्शन है, जो मिट्टी को एक निर्जीव माध्यम नहीं बल्कि एक जीवित इकाई मानता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में परंपरागत कृषि विकास योजना और राज्य पोषित जैविक खेती मिशन जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से बहुत सक्रियता से काम कर रही है। यह स्लाइड प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य के 0-5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला यानी फुली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। ये जिले हैं गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। यह प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपको इन 5 जिलों के नाम कंठस्थ होने चाहिए। यहां एक और विश्लेषणात्मक बिंदु पर ध्यान दें। ये जिले मुख्यतः राज्य के दक्षिणी भाग यानी बस्तर संभाग में स्थित हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को चुनना एक बहुत ही रणनीतिक कदम था, क्योंकि यहाँ पारंपरिक रूप से रासायनिक खेती का प्रचलन वैसे भी बहुत कम रहा है और यहाँ की कृषि पद्धतियाँ पहले से ही प्रकृति के काफी करीब थीं। इसलिए इन क्षेत्रों को पूर्ण जैविक में बदलना अपेक्षाकृत आसान और अधिक स्वाभाविक था। इन 5 जिलों के नाम याद रखने में कभी कभी परीक्षा के दबाव में भ्रम हो सकता है। आपकी सहायता के लिए यहाँ एक सरल मेमोरी ट्रिक या स्मृति सहायक दिया गया है। आप इसे GBS-DN के रूप में याद रख सकते हैं। G से गरियाबंद, B से बीजापुर, S से सुकमा। ये एक समूह हो गया GBS, और दूसरा समूह है DN यानी दंतेवाड़ा और नारायणपुर। GBS-DN। इस छोटे से कोड को यदि आप 2-3 बार दोहराएंगे तो ये 5 नाम आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएंगे और परीक्षा हॉल में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। GBS-DN, GBS-DN, बस इतना याद रखना है। अब हम अपने आज के व्याख्यान के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण खंड पर आ गए हैं, सिंचाई, कृषि की जीवन रेखा। अगर बीज आत्मा है और खाद शरीर, तो पानी उस कृषि का प्राण है, उसकी लाइफलाइन है। हमने बीज और खाद की बात की, लेकिन यदि पौधों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिले तो ये सब इनपुट व्यर्थ हो जाते हैं। भारतीय कृषि को सदियों से मॉनसून का जुआ कहा जाता रहा है, और इस जुए की अनिश्चितता से बाहर निकलने का एकमात्र प्रभावी रास्ता है एक सुनिश्चित और विस्तृत सिंचाई व्यवस्था का विकास करना। इस खंड में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ ने राज्य गठन के बाद इस दिशा में कितनी प्रगति की है, वर्तमान में सिंचाई की वास्तविक स्थिति क्या है और कौन सी प्रमुख परियोजनाएं इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। स्क्रीन पर चमकता ये आंकड़ा 39.27% इस पूरे खंड का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जो राज्य की कृषि की एक बड़ी सच्चाई को बयान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 की स्थिति में प्रदेश में कुल सृजित सिंचाई क्षमता राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी नेट सोन एरिया का 39.27% है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि में से केवल 39.27% हिस्से पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी का विशाल लगभग 61% क्षेत्र आज भी पूरी तरह से अपनी प्यास बुझाने के लिए वर्षा पर यानी मॉनसून की कृपा पर निर्भर है।
ये आंकड़ा हमें बताता है कि कृषि में स्थिरता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को दोहरी फसल लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जब तक हम इस आंकड़े को 50% या 60% से ऊपर नहीं ले जाते, तब तक हमारी कृषि और हमारे किसान मॉनसून की अनिश्चितताओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील बने रहेंगे। हालांकि पिछला आंकड़ा हमें वर्तमान चुनौती की गंभीरता को दिखाता है, लेकिन ये स्लाइड हमें पिछले लगभग 2.5 दशकों में हुई अथक प्रगति को भी दर्शाती है। जब नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उस समय प्रदेश में कुल सृजित सिंचाई क्षमता केवल 13.28 लाख हेक्टेयर थी। मार्च 2024 तक यह क्षमता बढ़कर 21.76 लाख हेक्टेयर हो गई है, यानी राज्य बनने के बाद से अब तक कुल 8.48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस वृद्धि ने लाखों किसानों के जीवन को बदला है, उन्हें मानसून की निर्भरता से कुछ हद तक मुक्त किया है और उन्हें खरीफ के बाद रबी की फसल लेने में भी सक्षम बनाया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। यह प्रगति विभिन्न वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के निरंतर निर्माण और विस्तार के माध्यम से ही संभव हो पाई है। अब सवाल ये उठता है कि ये 21.76 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी आता कहाँ से है? इसके स्रोत क्या हैं? ये डोनट चार्ट आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सिंचाई के विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत हिस्सा दिखाता है। सबसे बड़ा हिस्सा 52% जलाशयों और उनसे निकली नहरों से आता है। ये सतही सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन है, जो बड़े और मध्यम बांधों में संग्रहित जल पर निर्भर करती है। दूसरा प्रमुख स्रोत 29% नलकूप यानी ट्यूबवेल हैं। ये भूजल सिंचाई यानी ग्राउंड वाटर इरिगेशन है, जो जमीन के नीचे के जल का उपयोग करती है। और बाकी के 19% में तालाब, कुएं, एनीकट और अन्य पारंपरिक स्रोत शामिल हैं। ये ब्रेकडाउन हमें क्या बताता है? ये 2 महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली कि छत्तीसगढ़ की सिंचाई व्यवस्था आज भी मुख्य रूप से नहर प्रणाली पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय महत्व है। और दूसरी कि लगभग 1/3 सिंचाई भूजल पर निर्भर है, जो हमें वापस भूजल के सतत और विवेकपूर्ण उपयोग की चिंता की ओर ले जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां धान जैसी अधिक पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। चूंकि नहर प्रणाली सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए प्रदेश की प्रमुख वृहद सिंचाई परियोजनाओं के नाम और उनसे संबंधित जिले जानना परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये स्लाइड कुछ प्रमुख परियोजनाओं को सूचीबद्ध करती है, जिनका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। अरपा भैंसाझाड़ परियोजना बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर है। राजीव समोदा निसादा व्यपवर्तन परियोजना रायपुर जिले में महानदी पर है। केलो वृहद परियोजना रायगढ़ जिले में केलो नदी पर है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली परियोजना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। यह कोरबा जिले में हसदेव नदी पर स्थित है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो न केवल कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिलों के एक बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है, बल्कि जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक जलापूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन परियोजनाओं के नाम और वे किस जिले या नदी से संबंधित हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में सही जोड़ी मिलाओ के रूप में पूछा जाता है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इस खंड को समाप्त करने के लिए हम इस विचार पर जोर देना चाहेंगे कि सिंचाई का विकास केवल एक फसल को सूखे से बचाने के लिए नहीं है। नहीं, इसका महत्व बहुत गहरा और बहुआयामी है। जब किसी किसान के खेत में सिंचाई सुनिश्चित होती है, तो वो केवल मॉनसून पर निर्भर नहीं रहता, वो खरीफ की फसल काटने के बाद उसी खेत में रबी की फसल भी ले पाता है। इसे फसल सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में वृद्धि कहते हैं, यानी एक ही खेत से साल में एक से अधिक फसल लेना। इससे सीधे तौर पर किसान की आय दोगुनी या तिगुनी हो सकती है। साथ ही जब पानी की सुनिश्चितता होती है, तो किसान उन्नत बीज, उर्वरक और नई तकनीक जैसे महंगे इनपुट्स में निवेश करने का जोखिम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी फसल पानी की कमी से खराब नहीं होगी। इससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में भी जबरदस्त वृद्धि होती है। इसलिए सिंचाई सुविधाओं का विकास वास्तव में कृषि क्षेत्र के समग्र कायाकल्प और विकास की असली कुंजी है। अब हम कृषि विपणन व्यवस्था को समझेंगे। हमने कृषि की बुनियाद यानी फसलें, सिंचाई और इनपुट्स पर बहुत गहराई से चर्चा की थी। आज हम उस बुनियाद पर खड़ी हो रही इमारत को देखेंगे। मतलब हम बात करेंगे विविधीकरण और आधुनिकीकरण की। फसल उगा लेना तो लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है, असली चुनौती तो उसे बाजार तक पहुंचाना और सही दाम पाना है।
तो आज हम जानेंगे कि किसान की मेहनत बाजार तक कैसे पहुंचती है, बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध सेवाएं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे एक नई मजबूती दे रही हैं और कैसे तकनीक खेती का चेहरा बदल रही है। ये विश्लेषण, ये चर्चा सीधे तौर पर आपकी सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी को एक नई धार देने वाली है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 प्रमुख स्तंभों पर टिकी होगी। सबसे पहले हम कृषि विपणन की दुनिया में उतरेंगे, मतलब खेत से बाजार तक का पूरा सफर। फिर हम बागवानी के रंगीन और मुनाफे वाले क्षेत्र को समझेंगे। इसके बाद हम पशुधन और मत्स्य पालन के महत्व को जानेंगे, जो ग्रामीण आय के स्थिर स्रोत हैं। फिर हम देखेंगे कि आधुनिक तकनीक और मशीनें कृषि को कैसे बदल रही हैं। और हाँ, सबसे अंत में इन सभी जानकारियों को हम सीजीपीएससी परीक्षा के चश्मे से देखेंगे, ताकि आपकी तैयारी एकदम सटीक और पुख्ता हो सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं कृषि विपणन से। आप सोचिए, एक किसान 3-4 महीने पसीना बहाकर फसल उगाता है, लेकिन अगर उसे अपनी उपज का सही दाम न मिले तो उसकी सारी मेहनत, सारा निवेश सब बेकार हो जाता है। इसीलिए एक कुशल और पारदर्शी मार्केटिंग सिस्टम किसी भी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। इस सेक्शन में हम बहुत विस्तार से समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में मंडी की व्यवस्था कैसी है, इसमें क्या नए सुधार हो रहे हैं और किसानों को इसका कितना फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमें याद रखना है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में कुल 69 यानी 69 कृषि उपज मंडियां काम कर रही हैं। अब ये नंबर प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है, एकदम सीधा साधा फैक्ट है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, 69। लेकिन सिर्फ नंबर याद कर लेना काफी नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि ये मंडियां हैं क्या। ये सिर्फ सब्जी बाजार नहीं है, ये एपीएमसी एक्ट यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट के तहत रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद, इनका मूल उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाना है। सोचकर देखिए, अगर ये रेगुलेटेड मंडियां न हो तो एक छोटा किसान अपनी उपज लेकर कहां जाएगा? उसे तो कोई भी कम दाम में खरीद लेगा। तो ये 69 मंडियां एक तरह का एक सुरक्षा कवच हैं, जहां किसानों को ग्रेडिंग, सही तौल और स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिलती हैं, ताकि उनकी मेहनत का सही मोल मिल सके। और देखिए, कहानी सिर्फ उन 69 मुख्य मंडियों पर खत्म नहीं होती। उनके साथ साथ 121 उप मंडियां भी काम कर रही हैं। अब इसे आप एक हब एंड स्पोक मॉडल की तरह समझ सकते हैं। जो 69 मंडियां हैं वो बड़े केंद्र यानी हब हैं, और ये 121 उप मंडियां उनकी शाखाएं यानी स्पोक हैं, जो बाजार को दूर दराज के गांवों तक, किसानों के दरवाजे तक ले जाती हैं। इसका सीधा फायदा क्या है? किसान का परिवहन का खर्चा बचता है, उसका समय बचता है। उसे अपनी छोटी सी उपज बेचने के लिए 50-60 किलोमीटर दूर शहर नहीं जाना पड़ता। तो कुल मिलाकर ये 69 मंडियां और 121 उप मंडियां यानी 190 विनियमित बाजार स्थलों का ये जो पूरा नेटवर्क है, वो ये सुनिश्चित करता है कि बाजार तक किसानों की पहुंच आसान हो और उन्हें अपनी उपज का बेहतर से बेहतर मूल्य मिल सके। अच्छा, अब पारंपरिक मंडियों से एक कदम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डिजिटल युग में। बात करते हैं ई-नैम की, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। ये एक पैन इंडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका सपना बहुत बड़ा है, एक राष्ट्र एक बाजार। मतलब छत्तीसगढ़ का किसान अपनी उपज सीधे ऑनलाइन, मान लीजिए तमिलनाडु के किसी व्यापारी को बेच सके। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2023-24 में लगभग 11.94 लाख क्विंटल उपज का व्यापार ई-नैम के जरिए हुआ, जिसकी कुल कीमत 26 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। ये दिखाता है कि शुरुआत अच्छी है, प्रगति हो रही है। लेकिन हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। पंजीकृत किसान कितने हैं? सिर्फ 414 और व्यापारी 576। ये संख्या बहुत बहुत कम है। ये हमें क्या बताती है? ये बताती है कि ई-नैम का आइडिया तो क्रांतिकारी है, पर इसे जमीनी स्तर पर उतारने में बहुत चुनौतियां हैं, जैसे किसानों में डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट की पहुंच और सबसे बड़ी बात, जागरूकता का अभाव। ये मेंस के लिए एक बेहतरीन विश्लेषण बिंदु है। सरकार की पहल और उसके क्रियान्वयन के बीच का अंतर और चुनौतियां। किसी भी सिस्टम को समय के साथ बेहतर बनाने के लिए उसमें सुधार बहुत जरूरी होते हैं, और छत्तीसगढ़ के मंडी अधिनियम में 4 बहुत बड़े और प्रगतिशील सुधार किए गए हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, एकल बिंदु शुल्क। इसका मतलब है कि अब मंडी शुल्क पूरे राज्य में सिर्फ एक बार लगेगा। अगर किसी व्यापारी ने रायपुर मंडी में टैक्स दे दिया तो उसे बिलासपुर में दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं। इससे व्यापार करना आसान होगा, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। दूसरा, ई ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता देना। इससे इनाम जैसे प्लेटफॉर्म को और मजबूती मिलेगी। तीसरा, निजी मंडी की स्थापना को प्रोत्साहन। इससे एपीएमसी मंडियों के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो फायदा हमेशा किसान को होता है
उसे बेहतर दाम मिलते हैं। और चौथा, सीधी खरीदी की अनुमति, यानी अब कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी या कोई आटा मिल सीधे किसानों के समूह से उपज खरीद सकती है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसान को उसकी उपज का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ये चारों सुधार मिलकर कृषि बाजार का चेहरा बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। चलिए, अब हम कृषि के एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जो न केवल हमारी थाली को रंगीन और पौष्टिक बनाता है, बल्कि किसानों की आय को भी कई गुना बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागवानी या हॉर्टिकल्चर की। जब भी हम कृषि विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो बागवानी उसका सबसे महत्वपूर्ण और चमकीला स्तंभ है। इसका मतलब है कि किसान सिर्फ पारंपरिक फसलें जैसे धान और गेहूं पर ही निर्भर न रहे, बल्कि फल, सब्जी, फूल, मसाले जैसी ज्यादा मूल्य वाली फसलों की ओर भी बढ़ें। इससे उनकी आय बढ़ती है और खेती में जोखिम भी कम होता है। ये बार चार्ट हमें छत्तीसगढ़ में बागवानी उत्पादन की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। 2024-25 के जो अनुमान हैं, उनके अनुसार सब्जियों का उत्पादन सबसे ज्यादा है, लगभग 6487 हजार मीट्रिक टन। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद फलों का नंबर आता है, जो लगभग 2963 हजार मीट्रिक टन के आसपास है। और फिर है मसाले, जिनका उत्पादन करीब 449 हजार मीट्रिक टन है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि छत्तीसगढ़ धीरे धीरे एक विविध बागवानी केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो किसानों की आय बढ़ाने में सीधी मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी, जिसकी वजह से कटाई के बाद बहुत सारा उत्पाद खराब हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए ये क्रम जरूर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सब्जियां, फिर फल और उसके बाद मसाले। अब बागवानी को जमीन पर बढ़ावा देने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जैसे कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो अच्छी क्वालिटी के बीज और पौधों से लेकर कोल्ड स्टोरेज बनाने तक हर चीज में किसानों की मदद करती है। फिर है राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। ये ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी देती है ताकि प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। पानी की बचत बहुत जरूरी है। सामुदायिक फेंसिंग योजना एक बहुत ही व्यावहारिक योजना है जो किसानों के समूह को जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए बाड़ लगाने में आर्थिक मदद करती है। और पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम तो बहुत ही शानदार पहल है। ये परिवारों को अपने घर के पिछवाड़े में ही सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें ताज़ा पोषण भी मिलता है और छोटी मोटी आय भी हो जाती है। ये सभी योजनाएं मिलकर बागवानी को किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रही हैं। कृषि का मतलब सिर्फ खेत और फसलें नहीं होता। एक किसान के घर की असली समृद्धि अक्सर उसके आंगन में बंधे मवेशियों और उसके तालाब में तैरती मछलियों से भी आंकी जाती है। पशुधन और मत्स्य पालन, जिन्हें हम कृषि की संबद्ध सेवाएं या एलाइड सर्विसेज कहते हैं, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दो बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। ये न केवल दूध, अंडे, मांस के जरिए पोषण सुरक्षा देते हैं, बल्कि किसानों को एक नियमित आय का स्रोत भी प्रदान करते हैं। सोचिए, जब कभी सूखा या बाढ़ की वजह से फसल खराब हो जाए, तब यही पशुधन किसान का सबसे बड़ा सहारा बनता है। यह कृषि में जोखिम को कम करने का एक बेहतरीन और परखा हुआ तरीका है। ये स्लाइड हमें दो बहुत ही दमदार तस्वीरें दिखाती हैं जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहती हैं। बाईं ओर आप देख सकते हैं कि पशुधन क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना स्थिर और महत्वपूर्ण रहा है। ये ग्रामीण आय की रीढ़ है। और अब दाईं ओर देखिए, एक चौंकाने वाला, एक अद्भुत आंकड़ा 97.24%। अब सवाल उठता है कि ये है क्या? ये मछली पालन के लिए विकसित किए गए जल क्षेत्र का प्रतिशत है। मतलब छत्तीसगढ़ ने अपने पास उपलब्ध लगभग सभी जल संसाधनों का, चाहे वो तालाब हो या जलाशय, मछली पालन के लिए इस्तेमाल कर लिया है। एक लैंडलॉक्ड राज्य, यानी जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, उसके लिए यह एक असाधारण सफलता है। प्रीलिम्स के लिए आंकड़ा गोल्डन फैक्ट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए, 97.24%। जब हम मत्स्य पालन में छत्तीसगढ़ की इस जबरदस्त सफलता की बात करते हैं, तो नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। नीली क्रांति कोई एक अकेली योजना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा मिशन है, एक सोच है। इसका लक्ष्य मछली पालन का समग्र विकास करना है। मतलब सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मछुआरों की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना, नई तकनीक लाना और साथ ही ये भी ध्यान रखना कि हमारे जल संसाधन भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रहें, यानी सस्टेनेबिलिटी। छत्तीसगढ़ में जो हमने 97.24% जल क्षेत्र का विकास देखा है, वो इसी नीली क्रांति के सफल होने का एक बहुत बड़ा और जीता जागता सबूत है। तो पशुधन क्षेत्र का हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी में असल योगदान कितना है?
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 के लिए ये अनुमानित है 5,42,332 लाख रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पैसा सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों की जेब में पहुंचता है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि पशुधन सिर्फ एक सहायक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख इंजन है। जब आप मेंस में ग्रामीण अर्थव्यवस्था या किसानों की आय दोगुनी करने पर कोई जवाब लिखें, तो इस आंकड़े का इस्तेमाल आपके उत्तर को बहुत ज्यादा वजन और प्रामाणिकता देगा। अब तक हमने देखा कि किसान क्या उगा रहा है और उसे कहाँ बेच रहा है। अब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि वो ये सब कैसे कर रहा है। मतलब हम बात करेंगे कृषि के आधुनिकीकरण की। देखिए, बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने और किसानों की आय को सच में दोगुना करने के लिए हमें पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण को अपनाना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। इस खंड में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ इस दिशा में क्या और कैसे कदम उठा रहा है। कृषि यंत्रीकरण या फार्म मैकेनाइजेशन की दिशा में सरकार के प्रयास कितने ठोस हैं, ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है। सिर्फ एक साल में 2023-24 में विभिन्न योजनाओं के तहत 1635 ट्रैक्टर और 96 पावर टिलर किसानों को वितरित किए गए। ये सिर्फ लोहे की मशीनें नहीं हैं, ये कृषि में एक बड़ी क्रांति के प्रतीक हैं। मशीनीकरण से न केवल किसान का शारीरिक श्रम और लागत बचती है, बल्कि बुआई से लेकर कटाई तक हर काम सही समय पर पूरा होता है, जो अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी है। सरकार की सब्सिडी योजनाओं की वजह से अब छोटे से छोटा किसान भी इन आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा पा रहा है। मशीनीकरण के बाद अब बात करते हैं भविष्य की तकनीक की। और एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ड्रोन छत्तीसगढ़ की खेती का नक्शा बदल देंगे? ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है, ये आज की हकीकत बनने की ओर है। सोचिए, जिस खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने में एक मजदूर को पूरा दिन लग जाता है, वही काम एक ड्रोन सिर्फ 15-20 मिनट में कर सकता है। इससे समय, श्रम और पैसा तीनों की जबरदस्त बचत होगी। इतना ही नहीं, ड्रोन फसल के स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं। वो ऊपर से उड़ते हुए बता सकते हैं कि खेत के किस कोने में कोई बीमारी लगी है या कहाँ पानी की कमी है। इसी को प्रिसीजन एग्रीकल्चर या सटीक खेती कहते हैं। हाँ, ये तकनीक अभी थोड़ी नई और महंगी जरूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में ये कृषि का चेहरा पूरी तरह से बदल सकती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। हमने अब तक जो भी जानकारी ली है, जो भी आंकड़े देखे हैं, उन्हें परीक्षा के नजरिए से कैसे इस्तेमाल करना है। इस खंड में हम अब तक चर्चा किए गए सभी विषयों को प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से संश्लेषित करेंगे, उन्हें जोड़कर देखेंगे। ये आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने और परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक हासिल करने में आपकी मदद करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। ये स्लाइड आपकी परीक्षा की तैयारी का सार है, एक तरह से आपका चीट शीट। बाईं ओर है प्रीलिम्स के लिए सीधे सीधे फैक्ट्स, जिन्हें आपको रटना है। कुल कृषि मंडियां 69, मत्स्य पालन के लिए विकसित जल क्षेत्र 97.24%, जीएसडीपी में पशुधन का हिस्सा 1.77%। ये नंबर सीधे पूछे जा सकते हैं। अब दाईं ओर देखिए, ये है मेंस के लिए विश्लेषण। यहां आपको क्यों और कैसे पर फोकस करना है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में किसानों की आय दुगनी करने में कृषि विविधीकरण की क्या भूमिका है? बागवानी और पशुधन के विशेष संदर्भ में चर्चा करें। तो आपको बताना होगा कि कैसे ये क्षेत्र पारंपरिक खेती से ज्यादा मुनाफा देते हैं और जोखिम कम करते हैं। या एक और सवाल बन सकता है, छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसके लिए आपको एकल बिंदु शुल्क, निजी मंडी जैसे सुधारों के फायदे भी बताने होंगे और ई-नैम पर कम पंजीकरण जैसी चुनौतियां भी बतानी होंगी। हमेशा याद रखिए, प्रीलिम्स क्या पूछता है और मेंस क्यों और कैसे पूछता है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।